अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 21 कंट्रोल चार्ट की कंटिन्यूशन में आज हम अपना आखिरी टूल डिस्कस करेंगे, दैट इज हिस्टोग्राम। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लेक्चर के एंड पे मैं कुछ केस स्टडीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो फार्मास्यूटिकल केस स्टडीज़ होंगी। एग्ज़ाम में हो सकता है कि मैं कुछ केस स्टडी आपको दूँ और आप इनको सिर्फ ये करना कि टूल की मदद से आप पहचाने कि इसमें कौन सा टूल लगना चाहिए, ठीक है, और क्यों। बस ये रीज़न आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस वो कोई भी केस स्टडीज़ होगी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी, उसमें दो ही इंडिकेशन होंगी कि क्या आपने जो प्रॉब्लम उसमें आइडेंटिफाई हुआ वो कौन सा था और उस पर कौन सा टूल लगना चाहिए। तो ये समझ पूछ के जो है वो कीजिएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये इसको दोबारा हमने रिकॉल किया है विद एग्जांपल्स के साथ इन टूल्स को। इंशाल्लाह ताला जब ये लेक्चर आपका आज का ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम एडवांस टूल्स पे आएंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नॉट फॉर ओनली योर कोर्स आउटलाइन बट फॉर योर स्किल एंड ग्रोथ के लिए भी ये चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए लेक्चर 21 पे चलते हैं। हमारा लास्ट टूल हिस्टोग्राम। तो स्लाइड है हमारी हिस्टोग्राम। देखिए ये जो लफ्ज़ हिस्टो का जो लफ्ज़ आ रहा है ये हिस्टोलॉजी से आया है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि डिफरेंट शेप्स। ज़ाहिर है इसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं तो सेल्स हमेशा एक जैसे शेप के नहीं होते, डिफरेंट सेल्स आपको मिलते हैं। तो ग्राम का मतलब होता है कोई ग्राफ या कोई डायग्राम, जो जो उससे हिस्टोग्राम का मतलब ही यही है कि आपको जो ग्राफ मिलेगा वो डिफरेंट शेप में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपको कुछ बार्स नज़र आ रहे होंगे। देखिए इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि हिस्टोग्राम में और बार में फ़र्क है। मतलब वो जो आपने ग्राफ का बार पढ़ा होगा और ये वाला इस बार थोड़ा फ़र्क है। वो देखिए डिस्टेंस पे होता है उसमें, लेकिन यहाँ पे आपको डाटा मिला हुआ आ रहा है। अब इसमें एक और बात भी है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर आपने स्टैट्स में पढ़ा हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपनी वैल्यू के लिहाज से हम उसको अरेंज करते हैं, मतलब लोअर से हायर वैल्यू पे अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक टैबलेट की वेट वेरिएशन है, तो अगर उसको 10% अलाउंस है, जो जैसे जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स के लैब के अंदर, कि उसमें 10% का अलाउंस होता है। तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम से उसका मैक्सिमम डाटा और उसके बाद फिर उसका हाईएस्ट डाटा, ठीक है ना। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये असल में ट्रेंड जाहिर किया जा रहा है कि कितनी आपकी मीन से करीब रिजल्ट आ रहे हैं और कितने मीन से ऊपर आ रहे हैं। जब उसका हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर से नजर आ रहा है, तो ये एक बेल शेप कर्व बन जाता है। बेल शेप वैसे तो अभी बेल शेप नहीं है, आइडियली ये बेल शेप कर्व नहीं है, लेकिन एक बेल शेप बनना, जब तमाम पॉइंट्स को हम जोड़ लेते हैं तो बेल शेप का बन जाता है। लेकिन ये जो ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें लिमिट्स ड्रॉ करते हैं कि कितनी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। देखें अब ये टेम्परेचर का है या हार्डनेस का है, तो इसकी लिमिट 5 के नियर है और यहाँ पे जो इसकी लिमिट है वो 11 है। लेकिन अब प्रोसेस अगर आप गौर से देखें तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, लेकिन प्रोसेस आपका इन लिमिट से भी बाहर जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैकिश से शो हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस जो है वो बेल शेप कर्व में नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा। अपनी लिमिट्स को या तो रिवाइज कर दें या अपनी प्रोसेस को ठीक कर दें कि वो विद इन द लिमिट है। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप अपनी लिमिट को बड़ा कर लें, लोअर और अपर को बढ़ा दें, या फिर अपना जो प्रोसेस है वो ये करें कि जो ग्रीन लाइन की जो आपको नजर आ रही है वो लोअर और अपर लिमिट के दरमियान है, जैसे हमने कंट्रोल चार्ट में किया था। लेकिन कंट्रोल चार्ट हिस्टोग्राम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम मीन पे फोकस करते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से हिस्टोग्राम बनता है। और हिस्टोग्राम में सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इससे प्रोसेस कैपेबिलिटी भी निकाल सकते हैं कि सीपी वैल्यू भी जो है वो हमेशा हिस्टोग्राम डाटा से निकलती है। ज़ाहिर है उसमें लोअर लिमिट होती है ना, यूएसएल माइनस एलएसएल, ठीक है। उससे आप अपनी
प्रोसेस कैपेबिलिटी को भी मालूम कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पर्पस क्या आएगा, टू डिस्प्ले द वेरिएशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस। हम क्या देखते हैं कि अपने प्रोसेस की वेरिएशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये दो चीजें जो है हम हिस्टोग्राम से मालूम करते हैं। डाटा इसमें भी कंटिन्यूस होता है जस्ट लाइक कंट्रोल चार्ट। ठीक है, लेकिन कंट्रोल चार्ट में हम इंडिविजुअल पॉइंट्स को करते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम बेल शेप कर्व बनाते हैं। देख रहे हैं आप, ये बेल शेप कर्व बनाते हैं आप। तो ये एक फर्क है कंट्रोल चार्ट और हिस्टोग्राम में। कंट्रोल चार्ट में पॉइंट्स ओवर होता है टाइम फैशन, कि पहला घंटा दूसरा घंटा। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड जो था हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने तक। देखिए, प्रोसेस कंप्लीट होने तक उसका बेल शेप कर्व बना या नहीं बना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी फर्क है कंट्रोल चार्ट हिस्टोग्राम में। कंट्रोल चार्ट में बहुत सारी लिमिट्स होती है, ठीक है ना, x+1s 2s। यहाँ पे सिर्फ दो ही लिमिट होगी जो डेफिनेट आपके प्रोसेस की होगी, या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट। लेकिन वहाँ पे तीन लिमिट्स होती हैं। अगर आप रिकॉल करें अपने प्रोसेस को कि x+1s माइनस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हिस्टोग्राम और कंट्रोल चार्ट में। आइए इसकी एप्लीकेशन क्या है। यूज टू डिस्प्ले क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल डाटा, लेंथ, हार्डनेस, थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ टैबलेट। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है कि हम इन चीज़ों से हम मालूम कर सकते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी का प्रैक्टिकल जो लैब के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने करवा भी दिया है, उनको सॉफ्टवेयर डेमो भी दे दी गई है। लास्ट टाइम भी आपने वैसे प्रोसेस कैपेबिलिटी पढ़ा था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मूला होता है सीपी और सीपीके का। सीपी में एक ही फॉर्मूला होता है, सीपीके में दो फॉर्मूले होते हैं। तो जो फॉर्मूला सीपीके में दो वैल्यूज आती है, जो जिसकी वैल्यू सीपीके की जो है वो कम होती है, वो आपका रियल सीपीके होता है। जैसे लास्ट ईयर आपने ये क्वालिटी कंट्रोल में प्रैक्टिकल भी किया था। तो ये सारा जो है वो हिस्टोग्राम की जो है वो एप्लीकेशन है। आइए और आगे चलते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से भी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आउटपुट क्या होती है कि हम इससे एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ भी मैंने यहाँ पे करवाई थी, मीडियन। हमने मीडियन भी निकाला था, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मेटल वैल्यू, सही है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था हमने, जो होता है जिसमें डिवाइड बाय n-1 होता है। देखिए, दो फॉर्मूले होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। एक होता है x बार माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट n, और x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये दो फॉर्मूले क्यों हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। देखें, एक सैंपल बेस है, एक होता है पॉपुलेशन बेस। तो अगर आप सैंपल बेस की बात कर रहे हैं तो जितना भी आप यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं कंटिन्यूस डेटा के ऊपर, वो सैंपल बेस होती है। जबकि दूसरा फॉर्मूला एन है जिसमें डिवाइड बाय एन करते हैं, तो वो पॉपुलेशन बेस होती है। ये होता है आमतौर पे बहुत लार्ज डाटा पे, जब आप ये कंप्यूट करना चाहेंगे दुनिया में कितने लोगों का कद जो है ना 5 फीट से ऊपर है, तो वहाँ पे हम हमेशा पॉपुलेशन की स्टडी हो रही है ना, तो वहाँ पे हम जो है ना वो डिवाइड करते हैं एन से। लेकिन सैंपल को हम n-1 कहते हैं। n-1 को हम सिंपल कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि कितनी आपने जद्दोजहद कर रहे हैं आपने डाटा के लिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी सी बात है। और चले मैं इंटरेक्टिव सेशन में मैं इसको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंड n-1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, जैसे सीपी वैल्यू। ये ऑलरेडी आप लोग इसको निकाल चुके हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सीपी होता है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइड बाय 6 सिग्मा, ठीक है। और फिर सीपी के में एक्स माइनस एलएसएल डिवाइड बाय 3 सिग्मा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यूएसएल माइनस एक्स बार डिवाइड बाय 3 सिग्मा। और जिसकी वैल्यू कम होती है वो आपका रियल सेपरेट होती है। उसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये भी आपने लैब में प्रैक्टिकल किया होगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर्व क्या होता है कि ये असल में एक साइंटिस्ट ने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये इन्होंने फार्मूला निकाला था, बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला है, मैं यहाँ फार्मूला डिस्कस नहीं करूँगा आपसे। ये वो फार्मूला है जो मतलब जिसने दुनिया को चेंज किया। मतलब फिजिक्स में और मैथ्स की ज़बान में कुछ 17-18 फार्मूले ऐसे हैं
जिन्होंने पूरी डायनेमिक्स को चेंज कर दिया फिजिक्स की। तो ये उन फॉर्मूलों में से एक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं उसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब भी कहते हैं। मैंने बहरहाल उसका टेम्पलेट जो है वो दे दिया था, तो वो लोगों ने कर लिया कि नॉर्मलिटी प्लॉट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे चेक करते हैं। लेकिन आप सिर्फ आउटपुट के थ्योरी में नाम याद कर लें, लैब की बातें फिर इंशाल्लाह ताला बाद में कर लेंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी, मैं लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको मैं नहीं कर रहा, ये मैं कंट्रोल चार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ये थोड़ा सा ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इफ़ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल चार्ट make your life so much easier and efficient when used for product response, process variable, equipment uptime, equipment efficiency, production quantity, production cost, monitoring lab test and off specification material। मतलब जो आपकी स्पेसिफिकेशन पे नहीं आ रहा है, तो वो आप एसपीएक्स की मदद से आप कर सकते हैं। इसको मैंने कंट्रोल चार्ट में ही रिपीट कर दिया था, यहाँ पे स्लाइड पे दोबारा आ गया, तो इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं कुछ केस स्टडीज पे जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का काम, रटाफिकेशन इज नॉट अलाउड, memorization is not allowed, just to focus on to understand the chart and nature of chart। मैं दो एग्जाम्पल्स आपको करा रहा हूँ, लेकिन ये मत कहिएगा सर एग्जाम में भी यही आएगी, एग्जाम में ये नहीं आएंगी। हो सकता है किसी दूसरी एग्जाम्पल्स के साथ आ जाए, लेकिन चार्ट हो सकता है इससे मिलते जुलते हो, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत टिपिकल ये फार्मास्यूटिकल केस स्टडीज है, ठीक है। देखें, जब तक आप लेक्चर्स को, कंट्रोल चार्ट्स बहुत ही कंसेप्चुअल है, जब तक आप इसकी की चीज़ों को नहीं समझेंगे और रट्टे पे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखें ना, हिस्टोग्राम और कंट्रोल चार्ट्स में मैंने फ़र्क बताया, बहुत वाज़ेह फ़र्क है। कंट्रोल चार्ट्स में क्या होता है, वो कि डाटा रैंडम भी होता है, कंटिन्यूस होता है। कंट्रोल चार्ट में क्या होता है कि आपके पास 3 लिमिट्स होती हैं, फिर हर पॉइंट का इंडिविजुअल डाटा होता है। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है कि आप ट्रेंड सेट करते हो, उसमें लिमिट 2 ही होती है, लोअर या अपर। फिर कंट्रोल चार्ट से प्रोसेस कैपेबिलिटी निकाल तो सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ये उसमें बेल शेप कर्व आ जाता है ना, लेकिन कंट्रोल चार्ट में बेल शेप कर्व अगर प्रोसेस कंट्रोल में हो या इन कंट्रोल में हो तो बनाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में बेल शेप कर्व बनाना डाटा को आसान हो जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा सर सारे टूल एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे इसलिए लग रहे हैं कि आपने उसको सही समझने की कोशिश नहीं की। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है, दोनों की एप्लीकेशन में डिफरेंस है, तो इस बात का ख्याल कीजिएगा। अच्छा, लेट्स मूव टू आवर केस स्टडीज। आज हम केस स्टडीज कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें एनालिटिकल चीज़ें भी हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की हम बात करें। देखिए वही अगेन बात है कि क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। कहीं देखिए हमने बायोलॉजिकल पढ़े, तो वहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी की नॉलेज और फिजियो की नॉलेज जो है वो आपको आई। कहीं कि हमें एनाटॉमी की बात भी गई। जब हमने हर्बल मेडिसिन में गया तो अच्छी खासी कॉग्नोसी आपने लर्न की। वैक्सीन्स हमने पढ़ी, तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा रिसर्च मेथडोलॉजी और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस के हवाले से बातें की। तो ये जो है ना चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल में आती रहती है कि आप अपने जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं केस स्टडीज़ क्या है। ये हमारी पहली केस स्टडी है। तो इसमें थोड़ा सा जो क्रेमेटोग्राफिक मेथोडोलॉजी है उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जनाब, इसमें क्या है, ये एक एचपीएलसी की पीक दिखाई हुई है। तो आमतौर पे जो लोग एचपीएलसी पे काम करते हैं या एचपीएलसी पढ़ा होगा आपने, तो वो जो पीक होती है वो अपने रिटेंशन टाइम के लिहाज से आती है। रिटेंशन टाइम क्या होता है, जैसे आपने टीएलसी में निकाला था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो वो आप निकाल लेते हैं, वो कहलाती है सॉल्वेंट फ्रंट, आर आर एफ वैल्यू आती है।
लेकिन यही जब अब हम HPLC में रन करते हैं तो मुख्तलिफ पीक्स की फॉर्म में आपके पास डाटा आता है। वो जो आपका एंड पॉइंट होता है वो पीक की फॉर्म में आता है। ठीक है, मतलब जितनी अच्छी पीक आपकी होगी, प्रॉपर रन टाइम पे ऊपर आएगी, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एनालिसिस है वो उतनी ही एक्यूरेट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने HPLC में पढ़ा होगा, और भी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, हो सकता है थोड़ा सा आपने सिस्टम सुटेबिलिटी का भी पढ़ा हो कि ये जो आपकी वैल्यू होती है, SN वैल्यू, नॉइज, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पे थोड़ी सी हम एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे। अब चले मैं इसको मैं रीड कर देता हूँ, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि इन दिस एग्जाम्पल क्रोमेटोग्राफी वॉज यूज टू कैप्चर अ थेरेपेटिक प्रोटीन फ्रॉम अ फर्मेंटेशन ब्रॉथ। ये कोई प्रोटीन की पीक है जो किसी फर्मेंटेशन ब्रॉथ से हमने जो है वो एक्सट्रैक्ट की। द इनिशियल yield data was unstable but indicate that the different people repacked and operate the chromatography column quite differently. The distribution of for several run was bimodal, and the first step was to conduct training to enforce standard procedure for repacking and operating the column to create uniformity between all operation and technique people। अच्छा जनाब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखें, HPLC में सबसे जो सिस्टम आपकी सेंसिटिव चीज़ होती है, आपका कॉलम होता है। और उस कॉलम को जब आप यूज़ करते हैं, अब एक कॉलम जो है वो डिफरेंट मेथड पे यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल HPLC का कॉलम होता है, वो डिफरेंट साइज होता है, वो उसमें लगाया जाता है। वो ही क्या करता है, पीक को इल्यूट करता है और पीक के रिटेंशन टाइम को वही डिटेक्ट करता है। जब वो सैंपल डिटेक्टर में जाता है तो उसकी पीक पे जो कॉलम के अंदर जो एक्टिविटी हो रही होती है वो उसको पीक फॉर्म में लेकर आता है डिटेक्टर के ऊपर। अच्छा जनाब, अब इस केस में हो क्या रहा है कि कोई भी एक टेस्टिंग है वो जो प्रोटीन पे हो रही है, थेरेपेटिक प्रोटीन हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस पर डिफरेंट एनालिस्ट जो है उसको काम कर रहे हैं। अब एनालिस्ट ने क्या किया कि उस पीक का, उस कॉलम का रफली यूज़ किया। मतलब देखिए, कॉलम जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि क्या उसकी वॉशिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। उसको फिर हम वॉश करते हैं डिफरेंट चीज़ों से। जब तक आप कॉलम वॉश नहीं करेंगे तो पिछली प्रोडक्ट के ट्रेसेस कॉलम में बच जाते हैं। अब आप जब नया टेस्ट लगाएंगे, कोई नई प्रोडक्ट उसी कॉलम पे करेंगे, तो वो क्या करता है कि जो पीक का रिटेंशन टाइम को चेंज कर देता है। भाई देखें ना, फॉर एग्जांपल एक पीक थी जिसका रिटेंशन टाइम जो था वो 10 मिनट था, अब वो आ रहा है 8 मिनट पे। तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, या मुख्तलिफ एक ही रन, एक ही सैंपल एक ही साइड पर बार बार रन कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट रन टाइम दे रहा है। तो डिफरेंट रन टाइम तो नहीं आना चाहिए ना मेरे भाई। इसका मतलब है कि उसका जो रन टाइम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो रन टाइम क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? मे बी ड्यू टू कोई सॉल्वेंट आप सही यूज नहीं कर रहे हैं, आप मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, या आपने कंसंट्रेशन ठीक नहीं की, या उसको सही तरह से इंजेक्ट नहीं किया, या ऑटो सैंपलर है तो ऑटो सैंपलर का आपने ख्याल ही रखा। ये देखिए सारी क्रोमेटोग्राफी की बातें। तो इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो कहाँ जा रहा है, इंस्टेड ऑफ रन टाइम के बजाय वो 8 मिनट पे हो रहा है। और ये जो इसकी लोअर लिमिट है, जिस तरह आपकी लिमिट होती है स्पेसिफिकेशन लिमिट की, लोअर और लिमिट, लोअर स्टिकर लिमिट और अपर स्टिकर लिमिट। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो डाटा है रियल टाइम तो आना चाहिए था यहाँ पे 10 मिनट पे, लेकिन सपोज ये 7 मिनट पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो झुकाव है, आपका आपके सैंपल का जो पीक आ रही है, सैंपल का जो पीक का झुकाव है वो लोअर लिमिट पे आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी टेस्टिंग में डाउट है। इसको कहाँ आना चाहिए? LSL और USL के दरमियान। ठीक है, अब आप बताइए कि इस केस में कौन सा टूल इस्तेमाल होगा? जी, जी डेफिनेटली प्रोसेस कैपेबल। प्रोसेस इज नॉट कैपेबल। यहाँ पे हिस्टोग्राम का टूल इस्तेमाल हुआ,
क्योंकि आपका टूल जो है वो लोअर और यूएसएल के दरमियान नहीं है। देखे ना, जैसे मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड्स में कि जब बेल शेप कर्व आ जाए, ये इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। देखिए ये दिस वन, अगर ये लोअर लिमिट जो और लिमिट से जाए तो इसका मतलब है कि योर प्रोसेस इज नॉट कैपेबल। लेकिन इस केस में जो हमने एचपीसी की डायग्राम देखी, मैं दोबारा जा रहा हूँ डायग्राम, ये देखिए इसका झुकाव एलएसएल के ऊपर है नहीं है एलएसएल। अगर इसका वाइस वर्सा होता तो वो भी ठीक नहीं था। उसका मतलब है कि इसको एलएसएल और यूएसएल के दरमियान आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखें इनमें से लफाजी लिखी गई है वो भूल जाए। आपको बस ये बताना है कि प्रोसेस इज नॉट कैपेबल इन दिस केस बिकॉज द ऑल द प्रोसेस टेंड्स टुवर्ड लोअर लिमिट, देयरफॉर द प्रोसेस कैपेबिलिटी इज नॉट इंश्योर्ड। ये लिखना है, आपने निकालनी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डाटा नहीं दिया, कोई न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं करना आपने, बल्कि इसको इस लिहाज से पहचानना है, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ भी दी गई, एज कैन बी सीन इन फिगर 3.9। जैसे इसको फिगर का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। द रिजल्ट ऑफ द वर्क हैज नॉट ओनली रिड्यूस variation but also a higher average yield. Subsequent wheel to reduce the variation, the process was uniform, more repeatable. Unit cost fail just was improved the डेविएशन। मतलब वही बातें की गई है कि अगर हमने इस पैटर्न पे लोगों को चलाया तो क्या होगा कि प्रोसेस की ईल्ड तो अच्छी आ रही है। अच्छा, प्रोसेस की ईल्ड क्यों अच्छी आ रही होगी, देखे ना। अब आपका हो क्या रहा है कि आपका जो रन टाइम है वो 10 मिनट के बजाय 7 मिनट पे आ रहा है। दोबारा सुनिए, आपका रन टाइम 10 मिनट के बजाय 7 मिनट पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपका टोटल प्रोसेस जो रन टाइम था, जो पहले 15 मिनट तक आप रन चलाते थे, वो आप 12 मिनट तक चलाएंगे। अब 12 मिनट चलाने में क्या हो रहा है कि आपकी ईल्ड जो है वो ज्यादा हो रही है, आपका सॉल्वेंट ज्यादा बच रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। पता चला था कि 15 ml हम यूज करते थे, सॉल्वेंट 50 ml यूज करते थे, अब कम हो रहा है। नंबर ऑफ टेस्ट आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अगेन क्वेश्चनेबल, अगेन आपकी जो एक्यूरेसी है वो डिस्टर्ब हो रही है भाई, ठीक है ना। जस्ट लाइक अ प्रोडक्शन, कि अगर आप लोअर वेट पे टैबलेट को प्रेस करेंगे, ईल्ड आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी, जो उसकी पोटेंसी है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। तो ये आप चार्ट एग्जाम्पल्स में एग्जाम में दूंगा, तो आप इसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो ये एक केस स्टडी थी जो मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पे कराई है। देखें इन जो ये बुकिश लैंग्वेज है, ये बस इस पर गौर कीजिएगा, जो उसका टेक्निकल आउटकम है वो आप लिखें, ठीक है। सही है, मतलब इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको प्रोसेस को समझें और उसको एक्सप्लेन कर दें अपनी सिंपल प्लेन इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं उसको जो है वो ओके कर दूंगा। एक और की स्टडीज है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को आज वाइंड अप कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बेल शेप कर्व नज़र आ रहे हैं, और ये वीकली जो है वो वीकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 एंड वीक 6। तो इस तरह हम इसको जो है वो मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, केस स्टडीज में देख लें। हाँ, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक आपने प्रोडक्ट रन किया और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वीक 1 पे इसका शेप ऐसा था, वीक 2 पे ऐसा हो गया, वीक 3 पे बहुत ये अच्छा हो गया, चौथे वीक पे ऐसा हो गया। अब आपके प्रोसेस में देखें वेरिएशन है विद रेस्पेक्ट टू बेल शेप कर्व। अब आप कहेंगे साहब ये क्यों आ रहा है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इन फिगर 3.1 illustrate most common problem, they are unpredictable, perhaps chaotic। chaotic कहते हैं
जो ऐसी सिचुएशन जिनका कोई सिरा ना मिल रहा हो या बड़ी बहुत ही श्योटिक सिचुएशन आ रही है। इफ प्लांट प्रोसेस लुक सिमिलर टू फिगर 3.1, budget and business plan prepared, if laboratory control is not working। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको मुख्तलिफ प्रोडक्शंस हो रही है। अभी आपने कुछ बहुत सारा इन्वेस्ट किया, आपने प्लांट बनाया, आपने आपने बिजनेस पे खर्च किया, लेकिन पता ये चल रहा है कि यार किसी हफ्ते तो हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहीं लिमिट से बाहर चीज़ें आ रही हैं, कहीं बहुत अच्छा मिल रहा है, फिर बिगड़ गया, फिर सही हो गया, फिर बढ़ गया। आखिर ये वेरिएशंस का कॉज क्या है? ये तलाश हम हिस्टोग्राम की मदद से करेंगे कि हिस्टोग्राम में कि क्या वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है हमें मुख्तलिफ चीज़ों पे आ रही है, या क्या हुआ था कि वीक 3 में चीज़ें बहुत कंट्रोल में थी। फिर हम उन अवामिल को करेंगे, क्या इस वीक में क्या कौन कौन से लोग थे जो कौन सी टीम्स जिन्होंने वर्क किया, वो लैब के लोग कौन से थे जिन्होंने इस पे काम किया। ठीक है, पहले तो चलो बात समझ में आती है कि अब अभी नया काम शुरू हुआ है तो हमारा इतना प्रोसेस हो गया, लेकिन फिर दोबारा हो गया। अब क्या हुआ, दोबारा से वो प्रोसेस जो है ना वो खराब हो गया। ये हिस्टोग्राम का प्रोसेस जो है ये हमारे जो हमारी गवर्नमेंट के लोगों को समझाना ज़रूरी है कि क्यों इतनी वेरिएशंस आ रही है, क्यों हमारे इदारे परफॉर्म नहीं करते। देखिए ना, इसमें सब चीज़ बताई हुआ है कि इन एडिशन टू दीज इशू व्हेन द डेटा आर श्योटिक, जब प्रॉब्लमेटिक हो, जब जिसका सिरा ना मिल रहा हो, इट इज़ आइदर डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू एफिशिएंटली डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट। अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट बनाना मुश्किल है क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि सिरा क्या है। तो यहाँ पे आप कौन सी डायग्राम बनाएंगे, उसमें एक एडवांस टूल फिर हम इस्तेमाल करते हैं। जब जहाँ कॉज एंड इफेक्ट फेल हो जाए तो फिर हम एडवांस टूल इस्तेमाल करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आउटकम फॉर अज्यूम अ चेंज हैज had been made at the end of week 2 in week 3 and much improved outcome is noted। देखिए वीक 3 में आपको बहुत अच्छी आउटपुट मिल रही है, लेकिन दोबारा क्या हुआ, वो डिक्लाइन पे चली गई। सही। तो यहाँ पे फिर हम जो है दूसरे टूल इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ सर्वे लेते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं कि ये सप्लाई डिमांड का मसला है या या और चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इन चार्ट्स की इंटरप्रिटेशन करेंगे। आपको सिर्फ इस केस में ये बताना होगा कि दिस इज आर एक्चुअली द बेल शेप कर्व ऑफ द प्रोसेस in which we actually determine what the problem has been arises, and we remove the problem upon the activity of week 3. This is the variation, and histogram tool is applicable, and then the root cause analysis as per डिफरेंट टूल्स। तो ये एक केस स्टडीज थी जो आपके सामने मैंने शेयर की। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ और केस स्टडीज एट द एंड ऑफ ये चैप्टर मैं आपसे और डिस्कस करूंगा, तो उसको आप फिर समझने की कोशिश कीजिएगा और इंटरेक्टिव सेशन में ज़रूर आए ताकि इसको जो है हम इसको देख सकें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।